थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में एक अहम बात हो रही थी कि हमारा पैसा कहाँ रखा होगा, कंट्री का पैसा कहाँ रखा होगा। तो हमें दो अकाउंट नज़र आ रहे थे, एक का नाम था फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और दूसरे का नाम था पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। इनमें पैसे कहाँ से आते हैं ये बात हमने पढ़ ली थी। इनका कस्टोडियन कौन है ये बात हमने पढ़ ली थी, ठीक है ना। फिर एक अहम सबसे ज़्यादा बार बार पूछे जाने वाला सवाल कि भाई फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से कौन से खर्चे पे होते हैं, तो सादा कोई समझने वाली बात नहीं थी, आपने याद कर लिया, ख़त्म हो गई कहानी। फिर एक बजट स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट आया। बजट स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा जो बात हमें अपील कर रही थी दैट वाज फाइनेंस कमीशन, ठीक है ना। नेशनल फाइनेंस कमीशन बनेगा। इसमें से सवाल ऐसे पूछा जा रहा होता है कि इसके मेंबर्स कौन कौन से होंगे, ठीक है ना, इसके मेंबर कौन कौन होंगे। तो तीन लोग मेंबर आएंगे जनाब, एक फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर और प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर, और अगर किसी और को बुलाना है तो सदर गवर्नर की कंसल्टेशन से डिसाइड कर लेगा। ठीक हो गई बात जी। ये लोग काम क्या करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है, जो पैसे हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करेंगे। फिर जो फाइनल ऑर्डर है वो पास कर देगा कौन, प्रेसिडेंट पास कर देगा। ये एक काम इसके अंदर हो रहा था। फिर आ गया जनाब अब नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो किसकी मलकियत हैं और उनको कैसे लेकर चलना है। नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। कभी I2B में भी आपने ये लफ्ज पढ़ा था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, पानी से जो बिजली पड़े। नेट रिसीट्स ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन नेचुरल गैस चार्ज टू वेलहेड एंड रॉयल्टी कलेक्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट shall not form part of federal consolidated fund and shall be paid to the province where wellhead is located. wellhead किसे कह रहे हैं, जहां से गैस निकल रही है उसको wellhead कह रहे हैं। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट, हम कुछ हम ना वो सियासी बातें सुनते रहते हैं, सियासी मौक़िफ़ सामने आते रहते हैं कि जी अब मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाह रहा, ना कोई इससे मेरे नज़रियात का इजहार हो रहा है, लेकिन जनरली आपने ये सुना कि जी पंजाब सबका पैसा लूट के खा गया, पंजाब में तरक्की हो गई, बलूचिस्तान में तरक्की नहीं हुई, तो हमारा गैस हमारी थी, पंजाब खा गया, समथिंग लाइक दिस। ये 18वीं तरमीम में जब ये सारा कुछ किया गया तो इन वाले जो सूबों के जो कंसर्न थे ये उनको एड्रेस किया गया बेसिकली, और बताया गया कि नहीं जनाब, आपको रॉयल्टी जितना टैक्स गैस से कलेक्ट हो रहा है वो सारे का सारा किसका है, उसी प्रोविंस का है जिस प्रोविंस में ये मौजूद है। इसी तरह से अगर कोई रॉयल्टी कलेक्ट हो रही है किससे, रॉयल्टी कलेक्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, कोई पानी से, किसी भी चीज़ से, ठीक है ना, एक्साइज ड्यूटी या रॉयल्टी अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई कलेक्ट कर रही है तो वो उसी प्रोविंस को जा रही है जिस प्रोविंस में ये दो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। गैस के भी सारे वहीं कर दिए हमने और पानी के भी वहीं कर दिए। अच्छा जी, द नेट प्रोसीड ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन द ऑयल charge at wellhead shall not form part of the federal consolidated fund and shall be paid to the province where wellhead is located. और अगर ऑयल भी आ गया इसका मतलब है हेडिंग पुरानी है, बाद में ऑयल भी डल गया बीच में, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड ऑयल भी बीच में आ गया। इसी तरह अगर ऑयल के कोई रिजर्वायर कहीं मिले, बलूचिस्तान में मिले और वहां से ऑयल एक्सट्रैक्शन हो तो उसका सारे का सारा जो नेट प्रोसीड ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो सारे के सारे भी उसी प्रोविंस को मिलेंगे। ये फंड फेडरल कंसोलिडेटेड में नहीं आएगा, यानी बास्केट में नहीं आएगा। बास्केट में आने के बाद तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कैसे, जैसे फाइनेंस कमीशन उसको कह रहा है, नेशनल फाइनेंस कमीशन जैसे कह रहा है, लेकिन ये तो पैसा आया ही नहीं। जिस प्रोविंस से गैस है सारी रॉयल्टी उसको चली जाए, जिस प्रोविंस में कोई डैम बना है सारी रॉयल्टी वहाँ चली जाए, जिस प्रोविंस में से कोई ऑयल एक्सट्रैक्शन हो रही है सारे पैसे वहाँ चले जाए। यही पैसा है जो गवर्नमेंट के पास आया है। Net profit earned from the bulk generation of power at a hydroelectric station shall be paid to the, और अगर पावर जनरेशन से कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं, नेट प्रॉफिट अर्न, तो वो वाला पैसा भी उसी प्रोविंस को चला जाए। इसका मतलब है ये जो
पावर जनरेशन के जो मामलात थे ये वाले भी 18वीं तरमीम में आकर सेटल डाउन हो गए थे। अब हर प्रोविंस जो है वो अपने लिए काम कर सकता है। हाँ, अभी भी क्योंकि हमें नेशनल इंटरेस्ट को भी कहीं ऊपर वॉच करना है, हम पैसे हमने देने शुरू कर दिए। अभी एक और बोल्ड थोड़ा सा काम होने वाला है, लेकिन बहरहाल उसे अभी किया नहीं गया। इकोनॉमिक्स कहती है कि उसे कर देना चाहिए, बाकी कुछ मामलात सोशल एलिमेंट कहते हैं कि शायद नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रोविंस बिजली बनाना चाहता है बनाए, पैसा लगाए। प्रोविंस अब लोन भी ले सकता है, बिजली बनाए अगर उसके, या डैम बनाए अगर उसके ऊपर कोई रॉयल्टी आ रही है या कोई इस तरह का काम आ रहा है तो भाई ठीक है, उसी प्रोविंस को फायदा होगा। जैसे आपको पता है 300-400 डैम जो है बने थे इसके अंदर, केपीके के अंदर पिछली दौरे हुकूमत के अंदर, तो उन सारों की रॉयल्टी अब केपीके में जाया करेगी। ठीक है ना, ऐसे ही सुना था हमने तो सोशल मीडिया में। बड़ा लेट पिक किया आपने मेरा जुमला। तो सोशल मीडिया पे ऐसे ही नजर आता था कि पता नहीं 300-400 डैम बन रहे हैं, तो वो सारी रॉयल्टी केपीके को जाया करेगी। ठीक है ना, लेकिन अभी एक बात, बाहर से भी ले सकते हैं, बाहर से भी ले सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से अभी जो मैं जो बात कर रहा हूं, जो एक ऑटोनॉमी और देने की जरूरत है। अभी जो भी प्रोविंस बिजली पैदा करता है वो नेशनल ग्रिड में चली जाती है। ठीक है ना, नेशनल ग्रिड में जाने के बाद बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन जो नेशनल ग्रिड के उसूलों के मुताबिक है वैसे ही होगी। ठीक है ना, यानी ये नहीं हो सकता कि अगर कोई प्रोविंस बिजली जनरेट करके अपने प्रोविंस को लोड शेडिंग फ्री करना चाहे तो कर ले, अभी ये काम नहीं है। हाँ, पैसों का फायदा उसको हो जाएगा, पैसे उसको चले जाएंगे, लेकिन जो बिजली है वो नेशनल ग्रिड में चली जाएगी। अभी पावर जनरेशन का उसूल ये है। इवन आप मैं जो हम अपने घरों में बिजली पैदा कर रहे हैं सोलर के जरिए से भी, वो कहाँ चली जाती है? नेशनल ग्रिड में चली जाती है, अगर आप वापडा के साथ वो नेट मीटरिंग करना चाहते हैं तो। ठीक है ना, आप ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं, अब क्योंकि मैं तो अपनी बिजली खुद पैदा कर रहा हूँ तो मुझे बिजली प्रोवाइड की जाए, ऐसा कोई सेटअप एग्जिस्ट नहीं करता ना। तो हाँ, ये हो गया कि मुझे बैटरीज लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सारा दिन जो मेरे सोलर बिजली प्रोड्यूस कर रहा है वो मैंने नेशनल ग्रिड को सेल कर दिया है। अब जब वापडा से बिजली आ रही है, जो मैंने बना के वापडा को दी हुई है वो मुझे पहले आ रही है, मुझे फ्री मिल रही है, लेकिन बिजली कंज्यूम वापडा वाली हो रही है। घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी वो वापडा वाली होगी। हाँ, एक दूसरा सेटअप भी एग्जिस्ट करता है कि आप जो है हाइब्रिड सिस्टम लगा लें, बिजली बनाने के बाद आप अपनी घर पे स्टोर कर लें बैटरीज के ज़रिए से, तो फिर बिजली आप खुद कंज्यूम कर लें, लेकिन उसमें आपकी बैटरी की कॉस्ट भी आएगी। और ये वाला जो सोर्स होता है बिजली पैदा करने का, ये इतना रिलायबल भी नहीं होता, इसमें रिपेयर मेंटेनेंस भी निकला करेगी, बाकी मामलात भी निकलेंगे। अदरवाइज बाकी बिल्कुल सीधा सीधा सा काम है। सारी दुनिया जो बेचारी परेशान है ना, जो लोग, अगरचे थोड़े से उसमें पैसे इन्वॉल्व हैं, लेकिन जिसके पास जितने पैसे हैं थोड़े थोड़े करके भी हैं, ओके सोके भी, हर बंदे को अपना सोलर लगा लेना चाहिए। अल्लाह ताला आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली प्रोड्यूस करवा रहा है, और हम वापडा के बिजली के पैसे दे दे के तंग हो रहे हैं। जो लोग अभी नहीं भी अफोर्ड करते उन्हें भी भले स्टेप्स में ये काम करना शुरू कर दें, लेकिन अल्टीमेटली हर आदमी को अपने सोलर पे चले जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको एनर्जी का सोर्स फ्री दिया हुआ है, लेकिन हम उसको वापडा से खरीद के तंग हो रहे हैं। अच्छा जी, प्रोविंशियल टैक्सेस इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन। हमने कल एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि कौन सा टैक्स फेडरल गवर्नमेंट लगाएगी तो कौन सा टैक्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगाएगी। ये बात भी यहाँ लिखी हुई है। अब प्रोविंशियल असेंबली में इम्पोज टैक्सेस not exceeding limit specified by मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट on person engaged in profession, trade और एम्प्लॉयमेंट। तो प्रोफेशनल टैक्स जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगा दिया करेगी, और जो इनकम टैक्स है वो फेडरल गवर्नमेंट लगा देगी। अच्छा जी, अब आ गया कि अच्छा जी, ये तो तय हो गया कि कुछ टैक्सेस किसने लगाने हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने लगाने हैं, कुछ टैक्सेस किसने लगाने हैं, प्रोविंशियल। तो फिर फेडरल गवर्नमेंट की लिस्ट कौन सी है जो उसने टैक्स लगा रखे हैं? दैट इज फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। द पावर ऑफ द फेडरेशन टू लेजिस्लेट ऑन टैक्सेस, ठीक है, या एरिया वेयर बाय द फेडरल गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट टू लेवी टैक्सेस, यानी किस एरिया पर या किस सोर्स ऑफ इनकम पर फेडरेशन टैक्स लगाएगी। वो कहता है जी फॉलोइंग एरिया, ये टैक्सेस फेडरेशन ने लगा रखे हैं। ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे लगती है
और एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट पर लगती है। नॉर्मली एक्सपोर्ट ड्यूटीज कम होती हैं, ना होने के बराबर होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट को तो हम क्या कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं ना। लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में हमारा ख्याल होता है कि यार ये यहाँ से एक्सपोर्ट ना हो, या तो हमारी लोकल ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, एक्सपोर्ट हो जाएंगी तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लेकिन एक्सपोर्ट अगर आप ऑफिशियली नहीं करते तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ स्मगलिंग हो जाती है, जैसे गंदम की स्मगलिंग हो जाती है, चीनी की स्मगलिंग हो जाती है, और ये सारे लोग खुद ही करवा रहे होते हैं, जो बड़े हैं, जिनके कंट्रोल में सारा काम है। जाहिर है पैसा तो यही बना रहे होते हैं, तो यही स्मगलिंग करवा देते हैं। लेकिन बहरहाल लॉ में ऐसे लिखा, ड्यूटीज ऑफ कस्टम ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी ये कौन लगाएगा, फेडरल गवर्नमेंट लगाएगी। इसका मतलब है यहाँ से एक मसला हमने ये हल किया, हमने कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोविंसेस को एलोकेट करनी है। हमने कहा जहाँ से गैस निकले वो प्रोविंस उसका बेनिफिशियरी हो, जहाँ से ऑयल निकले वो प्रोविंस उसका बेनिफिशियरी हो, जहाँ डैम बने वो प्रोविंस उसका बेनिफिशियरी हो। लेकिन जहाँ पोर्ट हो सुबह नहीं, क्योंकि वहाँ पोर्ट पर तो ये 2 ड्यूटी दी लगनी है ना। इसका मतलब कराची पोर्ट का बेनिफिट सूबा सिंध को नहीं जा रहा, इसी तरह से वो जो है गवादर पोर्ट का बेनिफिट प्रोविंस को नहीं जाएगा, ये फेडरेशन में पैसे जाएंगे। हाँ डिस्ट्रीब्यूट होकर ये आपको मिलेंगे, लेकिन फेडरेशन में पैसे जाएंगे। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज इंक्लूडिंग सॉल्ट बट नॉट इंक्लूडिंग अल्कोहल ओफ्यूम। वो कहता है यार ये मजेदार चीजें, इनके ऊपर नहीं टैक्स लगाना, जो बाकी जो ऐसे है ना नमकीन सॉल्ट वाल्ट इसके ऊपर लगा ले, जो ज्यादा टेस्टी चीजें उसके ऊपर नहीं लगा। अच्छा जी, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कहाँ लिखा हुआ है, आईने पाकिस्तान में लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती। ये आईन ही पढ़ रहे ना, आईन ही पढ़ रहे ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ रहे ना हम, आईन पढ़ रहे, क्योंकि वडेरों ने हुकूमत की हुई है मुल्क में, उन्होंने आईन में लिखा कि फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती। हाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो लगा सकती है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, अगर लगाना चाहेगी तो कुछ प्रोविंसेस ने थोड़ा बहुत लगा रखा है, लेकिन इसीलिए हमारी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। टैक्सेस ऑन कॉरपोरेशन मीन कंपनीज वगैरह, टैक्सेस ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूम एक्सेप्ट सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। सर्विसेज पर सेल टैक्स नहीं लगाया जा सकता, बाकी चीज़ों पर, खरीदारी पर, चीज़ों पर, गुड्स पर जो टैक्स लग रहा है वो फेडरल गवर्नमेंट लगा सकती है। इसका मतलब है सर्विसेज पर टैक्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब है कि सर्विसेज पर टैक्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया के फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट क्या है, यानी फेडरेशन की पावर क्या है कि वो कहां कहां पर टैक्सेस लगा सकती है। टैक्सेस ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इमूवेबल। अब जो कैपिटल एसेट्स हैं वो मूवेबल भी हैं, इमूवेबल भी हैं, गाड़ी, बाकी चीजें। अब गाड़ियों के ऊपर जब व्हीकल के ऊपर टैक्स लग रहा है तो ये टैक्स लगा सकता है फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन प्लॉट के ऊपर अगर टैक्स लग रहा है तो वो जिस प्रोविंस में प्लॉट है वो उसके ऊपर टैक्स लगाएगा, वो वहां पर लेगा। इसी वजह से आप देखें कि जो है पंजाब के अंदर पंजाब हुकूमत ने बड़े घरों के ऊपर टैक्स लगा रखा है। 2 कनाल आप क्रॉस करें तो टैक्स ड्रास्टिकली एकदम से चेंज हो जाता है, और बाकी प्रोविंसेस के अंदर ये टैक्स मौजूद नहीं है, क्योंकि हर प्रोविंस की मर्जी है, अगर वो टैक्स लगाना चाहती है तो लगा ले। टैक्सेस ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा जी, ठीक होगी बात। अच्छा जी, टैक्सेस ऑन मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल फॉर यूज इन जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी चीजें इसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एनी प्लांट मशीनरी अंडरटेकिंग। हम सेल टैक्स में देखेंगे कि बाद दफ़ा हम क्या कहते हैं कि भाई आपका प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी ये है और आप सेल डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर टैक्स लगा दिया, ठीक है ना। तो वो ये भी फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। टर्मिनल टैक्सेस ऑन द गुड्स और पैसेंजर कैरिड बाय रेलवेज, ये जितने भी आप इसे कहते हैं, जितने भी हमारे क्या है वो
आम रोड वाली ट्रांसपोर्ट है, क्या वो सी वाली ट्रांसपोर्ट है, क्या एयर वाली ट्रांसपोर्ट है, उनके जो बसेस हैं उसे आप टर्मिनल कह दें, उनके ऊपर अगर टैक्सेस लग रहा है तो वो भी कौन लगाएगी? फेडरल गवर्नमेंट लगाएगी। पावर ऑफ प्रोविंसेस टू लेजिस्लेट ऑन टैक्सेस। अब इसके कंपैरिजन में उधर से कुछ चीजें बची थी, तो कहता है जी सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, टैक्सेस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल टैक्स, टैक्स ऑन लग्जरी हाउसेज, टैक्स ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ लग्जरी व्हीकल। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये एक दफ़ा इनिशिएटिव लिया कि इन्होंने अपने बड़े घरों पर भी टैक्स लगा दिया, बड़ी गाड़ियों पर भी टैक्स लगा दिए, जिसका असर क्या हुआ कि हमने पंजाब में तो हैवी टैक्सेस लगा दिए, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वाले कॉन्सेप्ट से वो पीछे हमने पढ़े, लेकिन बाकी प्रोविंसेस ने नहीं लगाए। तो हमारी पंजाब की सारी गाड़ियां जाकर दूसरे प्रोविंसेस में रजिस्टर्ड होने लगी, क्योंकि ये तो कोई जरूरी नहीं है कि मेरी गाड़ी जो है अगर मैं पंजाब में रहता हूं तो पंजाब में ही रजिस्टर्ड होगी। मुझे सबसे करीब इस्लामाबाद पड़ता है तो सारी गाड़ियां इस्लामाबाद रजिस्टर्ड होना शुरू होगी, ठीक है ना। तो आपको इसीलिए आप देखिएगा जो बड़ी गाड़ियां हैं उनकी ज्यादातर नंबर आपको इस्लामाबाद के नजर आएंगे। दैट इज द रीजन, क्योंकि इधर टैक्सी ज्यादा लग गए थे। तो ये 2-3 मार्क्स का एरिया यहां पर हमें नजर आ रहा है कि भाई फेडरेशन कहां टैक्स लगा सकती है, प्रोविंस कहां टैक्स लगा सकता है। कहानी हो गई खत्म, ठीक है ना। इसके बाद आपको एक अभी किताब में एक चीज नजर आएगी, हमने ये सारा फेडरेशन का पढ़ लिया है, ये सारा प्रोविंस का भी लिखा हुआ है। जहां फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है वहां प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड आ जाएगा। 100% सारी चीजें बिल्कुल जहां फेडरल लिखा हुआ है वहां प्रोविंशियल लिखा हुआ होगा, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब अगर हम इस सारे एरिया में से पास पेपर देखें तो क्या चीजें पूछी गई हैं। लिस्ट द टैक्सेस विच कैन बी इम्पोज बाय फेडरल गवर्नमेंट, कहानी खत्म। ब्रीफली डिस्क्राइब द ड्यूटी ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन। What do you understand by federal consolidated fund? Under the provision of Article 160 of the Constitution of Pakistan, briefly describe the formation of National Finance Commission. Formation, president बनाएगा, कौन-कौन लोग आएगा, ये ठीक है ना। List any 5 type of taxes which can be imposed by federal provincial. ये इस तरह की, इसीलिए हम कह रहे थे कि यार इन चैप्टर्स का कोई खास वो नहीं है, ये सारे आपके पास पास पेपर के सवाल भी आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ एग्जामिनर ने कोई क्रिएटिविटी नहीं करनी, तो इस पे अपना ईमान जो है ना वो पुराने वाले लेवल पे ले जाएं, वो जो एफएससी में था कि याद ही करना ना कर लेंगे, लेकिन कर लें, ठीक है ना, लेकिन कर लें, ठीक है ना। यहाँ इसमें कोई ऐसी बात और नहीं है पूछने पुछाने वाली। अच्छा जी फिर कुछ लिखा हुआ है जी कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। अब ये बात रिपीट भी हो रही है, इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ी हुई है, हमने भी पहले इससे थोड़ा सा अभी भी बात ये की है। कैनन ऑफ टैक्सेशन डिस्कस बाय एडम स्मिथ, कैनन ऑफ इक्विटी यानी इक्वालिटी मुराद है यहाँ पर। फिर कैनन ऑफ सर्टेनिटी, ये हमने कल भी पढ़ी थी। फिर कैनन ऑफ कन्वीनियंस, फिर कैनन ऑफ इकोनॉमी, ये कल भी हम पढ़ कर गए थे, चैप्टर 1 में भी ये बातें जिक्र हो रही थी। फिर एक छोटा सा और, मोरालिटी बिहाइंड टैक्स कंप्लाई। वो कह रहा है यार लोगों को हमने कायल करना है कि भाई टैक्स दो, ये बड़ा मुश्किल काम है। अपनी इनकम में से ये कायल करना कि इसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, और ये बड़ी मुश्किल बात है। अब अगर हम वैसे एक इंटेलेक्चुअली एक गुफ्तगू को छेड़े, हर्डल्स क्या है, क्यों इंसान जो है वो टैक्स देना नहीं चाहता, उसका सबसे पहला मसला है वो कहता है यार कमाए मैंने, दे मैं आपको दूं। तो जो यूरोप है, अमेरिका है, जो फर्स्ट ईयर की नेशंस हैं उन्होंने ये काम उन्हें कायल कर लिया है इस वाली बात पर कि कैनन ऑफ कन्वीनियंस और कैनन ऑफ इकोनॉमी और कैनन ऑफ सर्टेनिटी। वो कहते हैं भाई पहली बात है अगर आप टैक्स दे रहे हो तो आपके ऊपर ही लगा रहे हैं ना, आप जॉबलेस हो जाते हैं, हम आपको पैसे देना शुरू कर देते हैं, आप बूढ़े हो जाते हैं, आपका इलाज फ्री है, आपका फुला फ्री है, आपका ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री। तो इंसान कहता है अच्छा यार ये मैंने अपने पैसे से भी यही करना था,
तो मुझे पैसे देने चाहिए, पहली बात। अब कुछ लोग इससे कायल हो जाएंगे। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला और भी है, हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर हैं उन्होंने भी रोल प्ले कर रखा है इस वाली बात में। वो कहते हैं कि यार देखो, जो टैक्स है ना, इसकी चोरी गुनाह कोई नहीं है। एक रिलीजियस तबका ये भी है, वो कहता है क्योंकि ये अल्लाह ने नहीं ना लगाया हुआ। ये एक रिलीजियस तबका, इसलिए मैं मोहतात लफ्ज इस्तेमाल कर, एक रिलीजियस तबका कहता है कि टैक्स चोरी करना गुनाह नहीं है। हाँ, ज़कात ना देना गुनाह है, आप ज़कात देना फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, इस्लामी लिहाज से टैक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस तरह का कुछ। लेकिन जो एनलाइटेंड लोग हैं वो ये वाले उसके कायल नहीं है, ठीक है ना। वो तो कहते नहीं ये गुनाह है, लेकिन एक मौक़िफ़ जब सामने आ जाता है तो वो क्रिएट करना शुरू कर देता है। अब हमें लोगों को कायल करना है, किसी ना किसी तरीके से लोगों को कायल करना है। वो कहता है यार एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर बात करें लोगों से। अब पहले तो इसको पढ़ना कैसे, अगर आप में से किसी को पढ़ना है तो वो पढ़ ले, ठीक है, जो जैसे भी पढ़ना है। टेल अस टू एम फॉर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस अक्रॉस दी नहीं, मैंने तो कहा इसे पढ़ ले जिस तरह पढ़ा जाता है, यूटिलिटेरियनिज्म ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है, वो कह रहा है कि यार भाई आप एक बात, लोगों को ऐसे कायल करें। अब हमने एथिकली कायल करना है ना। एक अप्रोच ये है, हैप्पीनेस इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर डिजायर। वो कहता है कि भाई वो कहता है भाई कुछ लोगों को ऐसे कायल करें कि हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस अक्रॉस द पॉपुलेशन है। कोई आदमी तन्हा खुश नहीं हो सकता, हर आदमी खुश तो रहना चाहता है ना। वो कहते हैं देखो, अगर आपको हर तरफ मिजरीज नजर आएंगी, सॉरोज नजर आएंगे, तो आपका बड़ा पैसा भी होगा तो आप कोई खुश थोड़े हो सकते हैं। खुशी का कॉन्सेप्ट कलेक्टिव है, या ऐसे कह लें इस बात को कि यार अगर तरक्की का कोई कॉन्सेप्ट है ना तो वो कलेक्टिव है। ठीक है, हम थर्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ एलीट क्लास और गरीब क्लास के दरमियान जो गैप है वो बहुत बड़ा है। लेकिन इसके बावजूद एक बात सोचें, अगर स्मोक है ना तो सबके लिए है, नवाज शरीफ के लिए भी है, मरियम नवाज के लिए भी है, सारों के, जो भी यहाँ मुल्क में रह रहा है फिर उसने इसमें से ही गुजरना। अगर 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 रोड अच्छे नहीं हैं, अगर पोल्यूशन है, अगर शोर है, अगर ये सारे मामलात हैं, तो इन सब के लिए भी ऐसे हैं, ठीक है ना, इन सब के लिए भी ऐसे हैं। इसलिए आप ये समझाएं, कुछ लोगों को समझ आएगी, सबको नहीं समझ आएगी, कुछ लोगों को समझ आएगी कि हाँ यार मैं तन्हा खुश नहीं रह सकता। तो अब मैं तन्हा खुश नहीं रह सकता, तो डेवलपमेंट तो कलेक्टिव पैसे देने से ही होगी, टैक्स रेज करने से ही होगी। तो ये कॉन्सेप्ट लोगों को कायल करने की कोशिश करें, कुछ पॉपुलेशन की परसेंटेज इससे कायल हो जाएगी। जैसे हम ह्यूमन बिहेवियर कई जगह अलग अलग तरह पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं कुछ लोग रिस्क सीकर हैं, कुछ रिस्क एवर्स हैं, कुछ रिस्क न्यूट्रल हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हम यही बात करें, कुछ लोगों को ये बात अपील होगी कि हाँ यार मैं अकेला नहीं खुश रह सकता, तो भाई मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अच्छा जी, फिर कुछ और लोग आ जाएंगे जिनको क्या कहेंगे, डेंटोलॉजी, बेसिस एथिक्स ऑन द आइडिया ऑफ ड्यूटी। वो कहते हैं अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को ना ड्यूटीफुल बनाया हुआ है। वो कहते हैं यार देखो, जो मेरी ड्यूटी है ना वो तो मैंने परफॉर्म करनी है ना। अच्छा, ये मेरी ड्यूटी नहीं है भाई, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। उसे कहते हैं, उन्हें ये समझाएं कि यार इट इज योर ड्यूटी। तो इन लोगों को कम से कम ये बात अपील करेगी और ये इस आइडिया के ऊपर आकर कायल होंगे कि नहीं यार, अगर मेरी ड्यूटी है, अगर लीगली मैं जिम्मेदार हूं, मेरी ड्यूटी है, तो ठीक है यार मैं देता हूं टैक्स, कोई बात नहीं। फिर आ जाएगा virtue ethics, focus on the virtues we should have. A broad concept must be used here. Virtue is not only honesty but using others' talent and leading a fulfilled life is also virtue. वो कहता कुछ लोगों को ऐसे समझाने की कोशिश करें, ठीक है। वो कहता है भाई उन्हें बताएं, फोकस ऑन द virtues we should have, कि यार देखो हमें अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं। बंदे को ईमानदार होना चाहिए, दयानतदार होना चाहिए, हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। तो कुछ लोगों को ये बात समझ आएगी।
वो कहते हैं यार 3 तरह के ये लोग आपको मिलेंगे, इनमें से कोई उस तरह कायल हो जाएगा, कोई उस तरह कायल हो जाएगा, तो इसको हम मोरालिटी के बिहाइंड लोगों को समझाएं, लोगों को ऐसे कायल करने की कोशिश करें कि यार देखो अगर अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं तो हम इसको पिच ऐसे करें कि यार क्योंकि आप टैक्स नहीं दे रहे, देखो इसलिए लोग मर रहे हैं, एहसास दिलवाएं, इस एंगल से दिलवाएं। कुछ लोगों को एहसास इस एंगल से दिलवाएं कि यार अगर आप टैक्स चोरी कर रहे हैं तो यार आप फिर कौन सी हज, कौन सी उम्रे, कौन सी ये काम करने जा रहे हैं। आप सोचें कि एक तरफ तो आप गरीब आदमी आपकी वजह से जो है वो मर रहा है क्योंकि आप ये काम नहीं कर रहे। अब कुछ लोगों को इससे एहसास होगा और कुछ को नहीं होगा, वो कोई काउंटर आर्गूमेंट देंगे। लेकिन जाहिर है जो बड़े बड़े जो लोग कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं उन्होंने ये 3 कॉन्सेप्ट बहरहाल इस्तेमाल किए कि यार हम एथिकल ग्राउंड के ऊपर लोगों को इन 3 ग्राउंड के ऊपर कुछ ना कुछ समझा पाएंगे कि भाई हमें टैक्स देना चाहिए। जैसे कुछ उलमा कराम हमें नजर आते हैं, सब नहीं नजर आते, कुछ उलमा कराम नजर आते हैं जो दीन से ज्यादा, दीन की बातों से ज्यादा आपको मामलात के ऊपर फोकस करते नजर आते हैं। और वो कहते हैं कि यार दीन और जो इबादत का कॉन्सेप्ट है वो मेरा और मेरे अल्लाह के दरमियान है, वो बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, अल्लाह के साथ रिलेशन रखने का बड़ा जबरदस्त जरिया है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, दीन का जो बड़ा काम है वो मामलात के साथ जुड़ा हुआ है। ये वाले जो उल्मा हैं ये आपको कहते नजर आएंगे कि अगर आपने गलत जगह पार्किंग किया है तो आपको गुनाह हो रहा है, अगर आपने सिग्नल क्रॉस किया है तो आपको गुनाह मिल रहा है। लेकिन जो दूसरे वाले उल्मा हैं वो कहेंगे नहीं नहीं, ये सिग्नल तो मुल्की उसूल है, अगर आपने नहीं भी क्रॉस भी कर लिया तो कोई बात नहीं है। वो खुद भी क्रॉस करते हुए नजर आ जाएंगे बाद दफा आपको। वो मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए ही आपने देखा होगा कि कितनी मसाजिद हैं जहां नमाज के वक्त हम मेन रोड को ब्लॉक कर देते हैं। ये वही दूसरी तरफ वाले लोग हैं। जो पहली तरफ वाले लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं यार, नमाज तो मेरा और अल्लाह का मामला है, मैं रोड कैसे ब्लॉक कर सकता हूँ, मेन रोड कैसे ब्लॉक हो सकती है, लोगों को तंगी कैसे प्रोवाइड की जा सकती है। अब ये कॉन्सेप्ट हैं अलग अलग, हर बंदे का एक अपनी राय है, अपने मामलात हैं। कुछ लोग दीन को सही तरीके से समझ पाए हैं क्योंकि दीन अल्लाह ने इस दुनिया में जो हमारे मामलात हैं, जो हमारे दूसरों के साथ इंटरेक्शन है, उसके ऊपर फोकस किया हुआ है। इबादत उसका एक बड़ा छोटा सा अमल है, बड़ा अहम अमल है, लेकिन इबादत मेरी ज़ात के लिए है, मेरा अल्लाह के साथ कनेक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए है। लेकिन मेरी लोगों के साथ कनेक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए मामलात हैं। इसीलिए हकूकुल इबाद और हकूकुल्लाह हमें सीरत में, रिलीजियस कंटेंट में अलग अलग नजर आते हैं। तो कहते हैं कि फिर इस तरह से कुछ लोगों को आप समझाएंगे तो उन्हें बात समझ आएगी, नहीं समझ आएगी तो रट्टा लगाएंगे। अच्छा, यहाँ आगे यहाँ मैंने इन तीनों को थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया एक एक लाइन में, कि अगर आपको लगे कि कोई 2 लाइन है कोई पता नहीं है, आजकल गूगल में आप डालेंगे तो पढ़ के बता देगा। मैंने बड़ी दफा कोशिश की कि मुझे पढ़ना आ जाए, मुझे नहीं आ सका। ठीक है ना? अच्छा जी, बस 2 छोटी सी बातें और कर लें तो ठीक हो जाएगा। ये फिर अहम बात है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, वन इज टैक्स अवॉइडेंस एंड अदर इज टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस इज अ लीगल यूज ऑफ टैक्स लॉ टू वंस ओन एडवांटेज। टैक्स अवॉइडेंस, एक क्लाइंट आता है और कहता है मैं ये प्लॉट बेच रहा हूँ भाई, मुझे बताइए अब मैंने क्या करना है, मेरी लीगल फॉर्मेलिटीज क्या हैं। मैं देखता हूँ यार ये 6ठा साल है। मैं तो कहता है तुम्हारी लीगल फॉर्मेलिटी है, 2 महीने रहते हैं, खामोश हो जाओ, 2 महीने बाद बेचना, इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। दैट इज टैक्स अवॉइडेंस। या अगर उसके दरमियान में कोई वो स्लैब चेंज हो रही है, 15 से शुरू हुई थी, फिर नीचे होते 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 मुझे लग रहा है यार 15 दिन बाद स्लैब चेंज हो जाएगी, मैं उसे गाइड कर रहा हूँ कि भाई 15 दिन बाद ट्रांजेक्शन डालना है, दैट इज टैक्स अवॉइडेंस। या कोई काम वो कल आपको पता चला था कि जो हमें शादी वगैरह के ऊपर गिफ्ट मिलते हैं और जो रिलेटिव्स की तरफ से मिलते हैं, हम रिलेटिव्स को बता दें, कार्ड के ऊपर ही लिख दें कि सिर्फ क्रॉस चेक से हमने लेने हैं गिफ्ट। ठीक है ना? ठीक है। अब आपने सोचना है कि गिफ्ट से मिलने ना मिलने का रिस्क लेना है या टैक्स देना है, तो टैक्स दे देते हैं। ठीक है ना? अब ये वाले जब हम काम सोच रहे हैं कि यार ये काम अगर क्रॉस चेक से हो जाए
तो कैसे है, लोन लेना पड़ गया, एक दोस्त को दूसरे दोस्त से लोन लेना पड़ गया, वो कहता ले लो भाई एक कैश ले लो, नहीं कहता नहीं कैश नहीं यार तुम्हारे पे भी टैक्स लग जाएगा, तो मुझे क्रॉस चेक से दे दो, क्रॉस चेक से दो, क्रॉस से मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, तो ये हमारी लोन की ट्रांजैक्शन हो जाएगी, टैक्स अवॉइडेंस हो जाएगी। एक है टैक्स एवेजन। टैक्स एवेजन इन एन इलीगल प्रैक्टिस वेयर इंडिविजुअल एओपीज एंड कंपनीज अनलॉफुली अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्सेस। वो कहता है यार टैक्स देना, कहता है यार छोड़ो परे टैक्स कुछ नहीं देना, चुप करके काम करते रहो, ये जो पैसा आप गवर्नमेंट को दे रहे थे ना, इसमें से 1/3 पैसा एक तरफ सेव करके रखते रहो, 2/3 आपका होगा, तो खर्च लो, खा पी लो, कोई मसला नहीं, टैक्स कोई नहीं देना। जब नोटिस आएगा ये जो 1/3 में पैसे इकट्ठे हुए ना, इसे देख के आपने उसे हल करा लेना मसले को। अब जाहिर है ये तो एक इलीगल काम हो गया, ठीक है ना। टैक्स एवेजन मींस टैक्स की चोरी, और टैक्स अवॉइडेंस मींस टैक्स की स्किल्स। ये इसे हम प्रोफेशनल स्किल्स बोलेंगे कल को, कि यार इस बंदे की बड़ी स्किल्स है, आप इसके पास जाएं, ये लॉ में से कोई रास्ता निकाल देगा। लॉ में से कोई रास्ता निकालना इस टैक्स अवॉइडेंस, कि यार ये लॉ क्या चाह रहा है, या लॉ का कोई ऐसा लुकूना हमें नजर आ जाए, हमें लगे कि यार लॉ ये कह रहा है लेकिन आपको पता है कि ये मतलब नहीं है, और मैं कल को अदालत में जाके इसको प्रूव कर दूंगा कि ये आप गलत कह रहे थे। ओके ठीक है, ये टैक्स अवॉइडेंस है, ये आपकी स्किल सेट है, ये आप भी करेंगे, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कल को आप भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। क्यों, यही हमारी प्रोफेशनल स्किल्स है ना। हम वो जो बार बार कहते हैं कि टैक्स को पढ़ना सीखें, उस पर तदब्बुर करें, उस पर अल्फाज देखें, एक फुल स्टॉप एक कॉमा गवर्नमेंट से गलत लग जाता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ठीक है, जब तक मीनिंग चेंज नहीं होता, गवर्नमेंट ने गलत कानून बनाया, आप उसका फायदा उठा लें, आप उसका फायदा उठाएं। अगर गवर्नमेंट ने गलत कानून बनाया है, गवर्नमेंट से लूज बॉल हो गई है, तो आप छिका मारें उस पर, कोई आपको मना नहीं कर रहा, बिकॉज ये कोई इलीगल नहीं है अगर टैक्स अवॉइडेंस है। लेकिन अगर आप यहाँ सिंगल भी ले रहे हैं तो ये गलत है, बस इस बात को समझें, ठीक है ना। टैक्स अवॉइडेंस में आप छक्का लगा दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टैक्स एवर्जन में आप सिंगल भी ले रहे हैं तो काम खराब है। जी मैं तो इसी से कायल हूं कि ये आखिरत में भी पकड़े जाएंगे। मैं नहीं, ये इसमें तो आखिरत कोई नहीं है, इसमें तो ये तो स्किल्स है ना, इसमें तो आखिरत इन्वॉल्व नहीं है। नहीं। अच्छा, वैसे जो हमारा रिलीजियस कंटेंट है वो तो यही कहता है, अगर छक्का ना मारने वाला कॉन्सेप्ट है। मैं इस हवाले से नहीं कह रहा, मैं अदरवाइज हवाले से कह रहा हूं। जो रिलीजन के एथिक्स है ना, वो दुनियावी एथिक्स कहीं भी पहुंच जाए, किसी भी माशरे की हम वीडियो शेयर कर करके खुश होते रहे कि बतख गुजर रही है तो ट्रैफिक रुक गई है, ये दुनिया के एथिक्स हैं, ये ऐसे ही होता रहेगा। ठीक है ना, ये ऐसे रिलीजियस के एथिक्स बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है। आपने देखा था उधर भी हमने लॉ के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि यार क्या चीज के नुकसान बताना मेरी जिम्मेदारी है, इज साइलेंस फ्रॉड। तो फिर हमने कहा था कि नहीं, साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड, ये उसूल है। लेकिन रिलीजियस कंटेंट आपको क्या कहता है, कहता नहीं बताए आप। इसी तरह आपको पता चले एक शख्स अपना प्लॉट सेल कर रहा है, फर्ज करें प्लॉट की कीमत, जर्नल कीमत है 7.5 करोड़ रुपए की। एक बंदा कह रहा है यार मैं 7 करोड़ का दे रहा हूं, और आपको ये पता चल जाए कि यार आप 7 करोड़ कहते हैं, मुझे पैसों की जरूरत है, तो रिलीजियस कंटेंट कहता है अगर आपने खरीदना है तो 7.5 पे खरीदें। इसे, हालांकि वो अपनी विलिंग से मांग ही 7 रहा है, लेकिन रिलीजियस ये कहता है कि किसी की मजबूरी से फायदा नहीं उठाना आपने। अगर सामने वाला मजबूर है तो आपने उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना। ये नहीं सोचना कि यार ये तो अपनी मर्जी से ही कह रहा है। नहीं, अगर कोई बेचारा शख्स अपना, चलो ये तो हमने एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन की बात कर ली, कोई शख्स अपने घर की अशिया बेच रहा है और उसे दवाई खरीदनी है, उसे इलाज कराना है, और हम कह रहे हैं यार अपनी मर्जी से ही सस्ती बेच रहा है, तो जरा इसकी एथिकल साइड को जरा वॉच तो करें। तो हमेशा जाहिर है जो क्रिएटर है उसके जो एथिक्स के लेवल होंगे वो हमारे एथिक्स के लेवल से तो बहुत ऊंचे होंगे ना। तो इस एक अलग अलग बात हो गई, कहानी हो गई जी खत्म। तीन चैप्टर हो गए। हमने इनको उनको किनको कह रहे हो तुम? तीनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आई कैप की किताब में जाकर आपने इसको पढ़ लेना है। कल ये तीसरा ही हो रहा था।
अब हमने क्या करना है, कल जब हम आएंगे इंशाल्लाह ताला तो हम सुबह वाली क्लास में भी प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ठीक हो गया, कल सुबह वाली क्लास कर लेंगे, एक्स्ट्रा रहने देंगे। फ्राइडे है ना? नहीं, आज की तो होगी ना। आज की एक्स्ट्रा क्लास एज पर रूटीन करेंगे, कल मॉर्निंग वाली कोई एक्स्ट्रा क्लास में कन्वर्ट करेंगे। तो सुबह इस वक्त कौन सा जुमा हो रहा होगा भाई? इस वक्त तो हफ्ता ही होगा ना। ठीक होगी, वहां कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।